बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जाट और जाटनी बड़ी खुशहाली से रहते थे। उनकी जिंदगी में किसी बात की कोई कमी न थी। कमी थी तो बस एक संतान की। दोनों कभी कभी अपने संतान के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाते थे कि काश हमारी भी कोई संतान होती। एक दिन जाट को बहुत अधिक काम था, इसलिए सुबह बिना खाना खाए ही खेत पर चला गया और जाटनी से कह गया कि दिन में मेरे लिए खाना लेकर खेत पर ही आ जाना। जाट तो जाकर खेत पर काम करने लगा, परंतु जाटनी घर का काम करके सो गई और वह भूल गई कि उसे खेत पर जाट के लिए खाना लेकर जाना था। जब बहुत देर तक जाटनी नहीं आई और दोपहर का समय हो गया तो जाट ने सोचा कि अब तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। शायद हो सकता है कि मेरी पत्नी खाना लाना भूल गई होगी। तो वो अपने बैलों को घर की तरफ वापस लेकर जाने लगा। रास्ते में चलते चलते उसे मटर के खेत दिखाई दिए। उसने सोचा 2-4 मटर की फलियां ही खा लूं ताकि थोड़ी भूख तो शांत होगी। उसने बैलों को एक तरफ खड़ा किया और मटर के खेत में मटर खाने लग गया। कुछ मटर खाने के बाद जब वह वापस घर आने लगा तो उसने रास्ते में एक बच्ची को कपड़े में लिपटी हुई दिखी। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई खेत में काम कर रहा हो, उसकी यह बच्ची हो, लेकिन आसपास दूर दूर तक कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं दिया। ऐसी भरी दोपहर में उसका मन ना किया कि वह बच्ची को ऐसा कहकर छोड़कर अपने घर पर चला जाए। उसने बहुत देर तक किसी की तलाश की, लेकिन उसे कोई ना दिखाई दिया। तब उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और भगवान के हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, इस बच्ची को अपनी बच्ची समझकर ले जा रहा हूँ ताकि इसके माता पिता हो तो मुझे इसकी खबर मिल जाए, अन्यथा मैं इसे अपनी बच्ची समझकर पाल लूँगा। यह सोचकर उसने उस बच्ची को उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। घर ले जाकर उसने जाटनी की गोद में वह बच्ची दे दी। जाटनी ने पूछा कि यह कौन है और इसे कहाँ से लाए हो? तो उसने कहा कि हो सकता है यह भगवान का आशीर्वाद हमारे लिए हो। मैं जब खेत में मटर खा रहा था तो वहीं मुझे यह मिली। मैंने बहुत ढूंढा कि कहीं इसके माता पिता कुछ काम कर रहे हों खेत में, लेकिन मुझे कोई न दिखा, इसलिए मैं इसे यहीं ले आया। जाटनी ने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। छोटी सी नन्ही सी जान को अगर यूं ही खेत में अकेला छोड़ देते और अगर कोई जानवर इसे खा जाता तो हमें ही पाप लगता। इस तरह सोचकर दोनों उस बच्ची को रखने लग गए, उसका लालन पालन करने लग गए। एक दिन जाट ने कहा कि हम इस बच्ची का नाम क्या रखें? जाटनी ने कहा, यह हमें भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, हमारी आंखों का तारा है, इसलिए हम इसका नाम तारावती रखेंगे। जाट को यह नाम बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, बहुत ही सुंदर नाम है। दोनों तारा की खूब देख रेख करते, तारावती से बहुत प्यार करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा, तारावती बड़ी होने लगी, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जाट और जाटनी अपने खेत में काम कर रहे थे और तारावती को घर पर छोड़कर गए थे। अचानक खेत में एक बड़े बिल में से एक नाग निकल कर आया और जाटनी दोनों को उसने डस लिया। आसपास दूर दूर तक कोई न था। दोनों बेचारे जाट और जाटनी तड़प तड़प कर वहीं मर गए। तारावती को बहुत दुख हुआ, वह बहुत रोई, लेकिन होनी को यही मंजूर था। अब तारावती का ख्याल उसके पड़ोसी ही रखने लगे। उसके पड़ोसी बहुत अच्छे
जैसे ही तारा जवान हुई तो उन्होंने उसकी शादी एक फौजी से कर दी। उस फौजी का भी कोई न था। जब शादी करके तारावती ससुराल गई तो कुछ दिनों के बाद ही फौजी अपनी ड्यूटी करने चला गया। जब वह कुछ टाइम बाद वापस आया तो तारावती ने उससे कहा, देखो जी, आप तो यहाँ से चले जाते हो और बहुत समय बाद आते हो, लेकिन मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता। क्यों ना मैं अपने मायका वहाँ मेरे पड़ोसियों से मेरी मुलाकात भी होती रहेगी और मेरा समय भी बीत जाएगा और आप भी वहीं मेरे साथ रहें। फौजी को भी यह बात जच गई। उसने कहा, ठीक है, जो तुम ठीक समझो। अब तारावती अपना सारा सामान लेकर अपने मायके में ही रहने लग गई। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन तारावती कुएं पर अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। उस समय रहट द्वारा ही कुएं से पानी निकाला जाता था। कुएं के एक तरफ दीवार थी। उस दीवार के पीछे एक चोर बैठा था और वह उन सभी की बातें सुन रहा था। सभी सहेलियां आपस में अपना हाल सुना रही थी। सारी सहेलियों ने एक दूसरे की कहानी पूछी। कोई अपने भाई की तो कोई अपने पति के बारे में बातें कर रही थी। तीज का और राखी का त्योहार आने वाला था। तारावती बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए भी तीज लाता, मैं भी उसे राखी बांधती। चोर यह सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सब ने अपने अपने घड़े भर लिए तो वह अपने घर को चल दी। चोर चुप चुप करके तारा के पीछे पड़ा। सभी अपने अपने घरों में चली गई। जब तारा अपने घर में दाखिल हुई तो चोर ने तारा के घर का पता मालूम कर लिया और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद चोर चावल, चीनी, साड़ी, चूड़ियाँ, फल, मिठाई सारा सामान लेकर तारा के गांव आया। फिर वो गांव वालों से तारा का पता पूछने लगा। लोगों ने सोचा कि हो यह इसका कोई रिश्तेदार हो, तो उन्होंने उसे तारा का घर का पता बता दिया। चोर ने दरवाज़ा खटखटाया तो तारा ने दरवाज़ा खोला और सामने अजनबी को देखकर वह उससे पूछने लगी कि आप कौन हो। चोर ने कहा कि मैं तारावती का भाई हूँ और मुझे उससे मिलना है। तारावती ने खुश होकर कहा, मैं ही हूँ तारावती, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। चोर ने फिर कहा, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। जब तुम 3 महीने की थी और माता पिता खेतों में काम करने गए थे तो तुम्हें एक जानवर उठाकर ले गया था। जब मैं 6 साल का था हमने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। आज माँ को पता चला है कि तुम इस घर में रहती हो तो माँ ने ही मुझे यहाँ भेजा और मैं तुम्हारे लिए यह सामान भी लाया हूँ। देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या भेजा है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो वह तुमसे मिलना चाहती है। 2 दिन 4 दिन माँ के पास रुक जाना। उससे मिलकर फिर वापस मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा। आगे तुम्हारी मर्जी। तारावती ने खुश होकर कहा, ठीक है भाई। तारावती ने सारा सामान देखा तो वह फूली ही न समाई। उसने अपने पड़ोस में मिठाई और फल बांटे। जब रात हुई तो तारावती ने चोर को अपना भाई समझकर उसको खूब खातिरदारी की। सुबह हुई तो तारावती तैयार होकर चोर के साथ चल पड़ी अपनी माँ से मिलने की उसे बड़ी इच्छा हो रही थी। घर के ताला लगाकर अपनी पड़ोसन से कहा कि मेरा भाई के साथ जा रही हूँ अपने पीहर, मेरी माँ से मिलने। कुछ दिन बाद आ जाऊंगी। कोई आए, अगर मेरा पति आए तो उन्हें यह चाबी दे देना। तारावती अपने भाई के साथ चल पड़ी।
थोड़ी दूर चलकर उसे प्यास लगी तो उसने कहा, भैया मुझे पानी पीना है। तब चोर ने कहा, आगे कुआं है बहन, वही पानी पिला दूंगा। इस तरह तारावती ने रास्ते में 3-4 बार पानी मांगा तो चोर ने उसे आगे कुआं है यह कहकर लताए रखा। जब चोर का गांव नज़दीक आया तो तारा ने फिर कहा, भैया देखो कोई गांव भी आ रहा है, अब यहाँ तो मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अब चोर को बड़ा गुस्सा आया तो बोला, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है। तारावती समझ गई दाल में जरूर कुछ काला है। जब चोर तारावती को लेकर अपने घर में दाखिल हुआ तो सामने चोर की माँ एक खाट पर बैठी थी। वह उठी और देखा कि चोर के साथ तो बहुत ही सुंदर लड़की आई है। चोर ने कहा, देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहू लाया हूँ। जब तारा ने यह सुना तो उसने चोर की तरफ बड़े आश्चर्य से देखा। चोर मक्कारी वाली हंसी हंस रहा था। तारावती ने कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था। चोर ने कहा, जब तुम कुएं पर पानी भरने गई थी तभी मैंने तुम्हें तुम्हारे सहेलियों के साथ देखा था। तुम मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लाया हूँ। कुछ समय बाद चोर के बाकी के भाई भी आए। चोर के 4 भाई थे और उनमें से एक काना भी था। जब उन सब ने तारावती को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर आपस में लड़ने लगे कि तारावती से मैं शादी करूँगा, इससे मैं शादी करूँगा। तभी चोरों की माँ ने कहा, तुम में से इस लड़की के लिए आपस में मत लड़ो, मेरे प्यारे लाडलो, तुम सब चोरी करते हो। अब की बार जब तुम चोरी करने जाओ तो जो सबसे ज़्यादा कीमती सामान लेकर आएगा मैं उसी के साथ इस लड़की की शादी करवा दूंगी। चोर बड़े खुश हुए और उनमें होड़ मच गई कि मैं कीमती सामान चोरी करके लाऊंगा। वह चोर चोरी करने निकल गए। तारावती अब चोरों की माँ के साथ रहने लग गई। उसने सोचा कि चोर तो निकल गए हैं तो अब कोई ना कोई जुगत बिगड़कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक दिन चोरों की माँ ने तारावती से कहा, बिटिया तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे तो बाल भी बहुत लंबे काले घने हैं, तुम ऐसा क्या करती हो? तारावती ने कहा, कुछ नहीं अम्मा जी, मैं अपने शरीर का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने बालों का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, लाइए मैं आपके भी बाल बना देती हूँ। जब उसने इतने प्यार से कहा तो चोरों की माँ इनकार ना कर सकी। उसने कहा, ठीक है बेटी, बना दो। उसने चोरों की माँ के बाल खोले और उनमें कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बड़ा अच्छा लगा। फिर तारावती ने कहा, अम्मा जी, आपके सर में तो बहुत जुए हैं और बहुत आपके बाल गंदे भी हो रखे हैं, आप नहाई नहीं क्या? चलिए मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ खुशी खुशी नहाने के लिए तैयार हो गई। फिर तारावती ने चूल्हे में आग जलाकर उस पर एक बड़े से भगोने में पानी भर दिया और गर्म होने के लिए रख दिया। जब खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया तो तारावती ने पूछा, अम्मा जी, आपके साफ कपड़े कहाँ रखे हैं? तो चोरों की माँ ने बताया कि अंदर संदूक में रखे हैं, यह लो, मुझसे चाबी ले लो। चोरों की माँ ने अपने कमर से चाबी निकालकर तारावती को दे दी। तारावती ने जब अंदर संदूक का ताला खोला तो देखकर दंग रह गई। संदूक में बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। तारावती उस समय तो चुपचाप चोरों की माँ के कपड़े निकाल कर ले आई। फिर उसने एक खाट की ओट में चोरों की माँ को नहलाया शुरू कर दिया। पहले तो
उसने थोड़ा गुनगुना पानी चोरों की माँ के शरीर पर डाला। जब चोरों की माँ को अच्छा लगने लगा तो उसने लगातार पूरा उबला हुआ पानी अब बुढ़िया पर डाल दिया। वह उबलते हुए पानी के दर्द के मारे तड़पने लगी और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर वहीं मर गई। तारावती ने उसे नए कपड़े पहनाए और चारपाई पर लेटा दिया और ऊपर से एक चादर से ढक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रही हो। चोरों के घर में एक बिल्ली भी थी। तारावती ने उस बिल्ली को आटा चक्की पीसने वाली चक्की के साथ बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो चक्की उसके साथ चलने लगी। अब तारावती ने सारा चोरी का सामान इकट्ठा किया। जितना भी कीमती सामान था उस सब को उठाकर और चोरों की एक बैलगाड़ी थी उसमें रखा और अपने गांव की तरफ चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो सब ने सोचा कि तारा की माँ ने तारा को बहुत सारा सामान और जेवर दिए हैं। तारा ने किसी को कुछ नहीं बताया। उधर जब चोर चोरी करके अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा तो बंद है परंतु अंदर चक्की चल रही है। उन्होंने लगा कि तारावती उनके लिए खाना बना रही है इसलिए आटा पीस रही होगी। जब उन्होंने जाकर देखा तो चारपाई पर उसकी माँ लेटी हुई थी। उन्होंने सोचा कि माँ तो सो रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। जब बहुत बोलने पर भी उसकी माँ ना उठी तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर देखा तो चक्की के साथ तो बिल्ली बंधी हुई है। फिर माँ से पूछने लगे और माँ को उठाने लगे तो चौंक गए कि उनकी माँ तो मरी हुई पड़ी है। फिर उन्होंने जल्दी से अपना संदूक खंगाला। संदूक में से सारा धन जेवर सब कुछ गायब था। चोरों ने अपना माथा पीटा और चोर के घर में ही चोरी हो गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक तो माँ मर गई और ऊपर से जितना भी उन्होंने पास धन था वह भी चोरी हो गया था। उन सब ने सोचा कि तारावती को अब सबक सिखाना है और अपने जेवर और पैसा उससे वापस लेकर आना है। उन्होंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया और तारा को ढूंढने निकल पड़े। वह उसके गांव पहुंच गए। तारावती के गांव पहुँचते पहुँचते चोरों को बहुत अंधेरा हो गया था। तारावती को यह मालूम था कि चोर उसे ढूंढते ढूंढते उसके गांव जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपने घर का दरवाज़ा आगे से हटाकर दूसरी तरफ लगवा दिया और वहां एक दीवार बनवा दी। अब जो चोर तारावती का घर जानता था उसने अपने बाकी 4 भाइयों को बताया कि घर तो यही था लेकिन दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। पहले तो दरवाज़ा इसी तरफ था लेकिन अब दरवाज़ा गायब हो गया है। सब भाइयों ने आपस में बातें की। उनकी बातें सुनकर तारा जाग गई। जब सब ने सोचा कि अब दरवाज़ा नहीं मिल रहा है तो इधर से दीवार में छेद करके अंदर जाया जाए। सब ने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। तारा जाग गई तो उसने सोचा कि जो मैंने सोचा था वही हुआ। चोर आ गए हैं। उसने एक तेज धार वाली दरात को अपने हाथ में लिया और दीवार के पास सटकर खड़ी हो गई। चोर ने जब इतना बड़ा छेद कर लिया कि वे आसानी से अंदर आ सकते हैं। एक चोर ने छेद में से अपना मुंह अंदर किया ही था कि तारा ने दरात ने उसे चोर के नाक पर मारी। उसकी नाक कटकर जमीन पर जा गिरी। चोर दर्द से चिल्लाकर उठा, वहां से हट गया तो दूसरे चोरों ने उसकी हालत देखी तो घबरा गए और सरपट भाग गए। पहले तो उन्होंने गांव के वैद्य से अपने भाई की नाक की दवा कराई और फिर तारा से अपने भाई की नाक काटने का बदला लेने की ठानी। अब उन्होंने तारा के घर के दरवाजे का पता लगा लिया था
वो सब रात में चुपचाप तारा के घर पहुँचे। तारा गहरी नींद में थी तो उन्होंने तारा को चारपाई समेत उठा लिया और तारावती की चारपाई उठाकर अपने सिर पर रख ली और जंगल की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले थे कि तारा को हल्की हल्की बारिश आने लगी। तारावती की नींद खुली तो समझ गई कि चोरों ने ही उसे चारपाई समेत उठा रखा है। वह सोचने लगी, तभी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे से उसकी चारपाई गुजरी। तारावती ने बरगद की टहनी को पकड़ लिया और पेड़ पर चढ़ गई। पीछे पीछे आ रहे काने चोर ने यह देख लिया तो वह बोला कि भाई, लड़की तो पेड़ पर चढ़ गई है। बाकी के दूसरे भाई बोले कि तुम्हें बहुत दिखाई दे रहा है, अंधेरे में हम क्या पागल हैं। तब काने चोर ने कहा कि एक बार देखो तो। सभी चोरों ने चारपाई को नीचे उतार कर देखा तो तारावती सचमुच उस पर नहीं थी। अब उन्होंने पेड़ पर देखा तो उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काने चोर ने कहा कि देखो भैया, वह बैठी है। बाकी के चोरों ने उससे कहा कि तेरी नज़र अगर इतनी ही तेज है तो तू ही चढ़कर जा पेड़ पर और ले आ उसको नीचे पटक दे उसको। अब काना चोर ऊपर चढ़ने लगा। जब वह पत्तों में छिपी हुई तारावती के पास पहुंचा तो तारावती ने उसके मुंह पर ऐसी लात मारी कि उससे जुबान दांतों में आ गई और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। बेचारा जुबान कटने के कारण कुछ बोल भी नहीं पाया। बाकी के भाइयों ने कहा कि हमने कहा था ना कि वह यहाँ पर नहीं है, हमने तो नहीं दिखाई दे रही। अब काने चोर ने रोते रोते इशारे से बताया, भाई उसी ने मुझे लात मारी है ऊपर ही। भाई सोचे कि यह कोई भूत की बात कर रहा है। साफ साफ उसने बोला नहीं जा रहा था। सभी डर कर वहाँ से भाग गए। आगे जाकर अपने भाई की जुबान काटने की बात पता चली तो वैद्य से दवा कराई। जब वह ठीक हुआ तो एक रात फिर से वह पांचों भाई तारावती के घर में आए। उन्होंने देखा तारावती गहरी नींद में है। वह धीरे धीरे अपना चोरी का सामान अपनी गठरियों में बांधने लगे तो तारावती की नींद खुली। उसने सारा मंजर देख लिया था। वो एक धारदार खुला लेकर घर के दरवाजे पर चुपके से खड़ी हो गई। जब वह चोर सारा सामान लेकर एक एक करके घर से निकलने लगे तो तारावती ने एक एक करके कुल्हाड़े से सबको मार गिराया। फिर तारावती ने पहले तो अपना सारा सामान घर के अंदर रखा और फिर उसने बाद में एक साथ एक जैसी 5 चादर लेकर एक एक चोर को एक एक चादर में बांधकर उनकी घड़ी बना रख दी। तारावती के गांव में रोजाना एक फकीर आता था जो हर घर के दरवाजे के सामने खड़ा होकर उनके लिए दुआ मांगता था और बदले में लोग उसे 1-2 रुपए दे देते थे। जब वह फकीर घूमता घूमता तारावती के घर के सामने आया तो तारावती ने पूछा, बाबा जी, आप सारे दिन में कितने रुपए कमा लेते हो? फकीर ने कहा, बेटी, मैं तो दिन में 50-60 रुपए ही कमा पाता हूँ। तारावती ने कहा कि बाबा जी, एक जादूगर हैं जो मुझे बहुत तंग करता है। बाबा, आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर एक गठरी में बांध दिया है। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ से यह जादूगर वापस न आ सके? अगर कोई ऐसी जगह है और आप उसे फेंक दे तो मैं आपको 500 रुपये दूंगी। फकीर के मन में लालच आ गया। वह बोला, लाओ, इस जादूगर के बच्चे को मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तारावती बोली, बाबा, इसे गठरी जैसी जगह में ही फेंकना, बहुत गहरी जगह में फेंकना, यह वापस न आ जाए। फकीर ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। फकीर ने यह गठरी उठाई जिसमें एक चोर को तारावती ने बांध दिया था। फकीर ने वह गठरी नदी में फेंक दी और 500 रुपये इनाम लेने के लिए वापस तारावती के पास आया तो उसने देखा
कि एक और वैसी ही गठरी तारावती के पास है। जब वह आया तो उसके बोलने से पहले ही तारावती बोल उठी, देखा बाबा, मैंने कहा था ना, इस गठरी को ऐसी जगह फेंकना जहाँ से यह वापस ना आ सके, लेकिन यह तो फिर से वापस आ गया। फकीर ने गठरी को देखा तो हैरान रह गया। उसने फिर गठरी उठाई और सोचने लगा, अब मैं इसे और अधिक गहरी नदी में फेंक कर आऊँगा। वह जब गठरी को फेंक कर वापस आया और बोला कि लाओ मेरे इनाम के पैसे दो, तो तारावती तीसरी गठरी लाकर रख दी और कहा, बाबा जी, यह जादूगर बड़ा ही होशियार है, फिर आ गया है। लगता है आप इसे गहरी जगह में फेंक कर नहीं आए हैं। फकीर को अब बड़ा गुस्सा आया। उसने गठरी को उठाया और बहुत अधिक गहरी जगह में फेंकने का मन बनाया। इस बार बार यह हुआ और 4 बार वह गठरी को फेंक कर आ चुका था। जब 5वीं बार फकीर को चोर की गठरी को नदी में फेंकने गया और उससे फेंक कर वापस लौटने लगा, तो एक पंडित नदी में स्नान करने के बाद राम राम करता हुआ घर की तरफ जा रहा था। फकीर ने सोचा, शायद यह वही जादूगर है। उसने उस पंडित को उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। अब वह तारावती के पास जाकर बोला, बेटी, अब वह जादूगर कभी वापस नहीं आएगा। तारावती ने कहा, हाँ बाबा जी, अब की बार आपने उसे बहुत अच्छी जगह में फेंका है। अब की बार मुझे लगता है वह वापस नहीं आएगा। तो फकीर ने कहा, बेटी, मैंने उसे गहरे नदी के पानी में फेंक दिया था, पर फिर भी वह मेरे आगे आगे राम राम करते चल पड़ा। मैंने भी सोचा कि अब की बाहर नहीं छोड़ूंगा, तो तुरंत मैंने उसको कस के पकड़ा और दोबारा नदी में फेंक दिया। मुझे यकीन था कि अब की बार यह वापस न जाएगा। हो सकता है। तारावती बड़ी खुश हुई। उसने फकीर को 500 की बजाय 1000 रुपये दिए। फिर जब तारावती का पति फौज से वापस घर आया तो तारावती ने चोरों वाली सारी कहानी उसे बताई। वह तारावती की बहादुरी की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और इनाम के तौर पर तारावती को उसे फौज में घुमाने का भी वादा किया। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।